हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपेन एकेडमी में। जो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए साइंस, और वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर 3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाला ये चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आपका 80% केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है क्लास 10th तक वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बना हुआ रहना पड़ेगा और आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को कवर अप करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले यहाँ पे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी देखने वाले हैं, एटॉम्स क्या होता है, मॉडर्न डे ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, एटमॉसिटी, केमिकल फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों लोग को, जो केमिकल फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में अगर कहें तो बेसिक जो कि हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला सिखाएंगे, ताकि आपको पहले बेसिक अगर क्लियर हो जाए तो 100% है आपको सारे के सारे आगे भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला, यूनिट मास, आयंस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो कि इसमें हम बेसिक की बातें करेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है, और फिर हम लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अराउंड लगभग बोला गया है 500 बीसी की अगर बात करें, इंडियन फिलोसफर जो कि सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिलोसफर रहे हैं महर्षि कन्नड़ साहब। ठीक है ना, इन्होंने कहे हैं पोस्टुलेट जो कि होते हैं एक्जिमो, जैसे हम लोग बातें करते हैं। ठीक है ना, पोस्टुलेट बात करते हैं कोई भी जो थ्योरी होता है। ठीक है ना, उस थ्योरी के बारे में इन्होंने कहा है, जो पोस्टुलेट दिए हैं, द थ्योरी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्युपाइड करा, जो अगर स्पेस ऑक्युपाइड करा उसको तो आपने मैटर समझ लिया, लेकिन क्या क्या हो सकता है इस मैटर में। तो देखो बच्चों, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, पदार्थ। तो यहाँ पे महर्षि कन्नड़ साहब ने बताया है जो पदार्थ होते हैं वो खासकर लगभग में वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन्स कांट बी पॉसिबल, विच इज नोन एज परमाणु। मतलब हम लोग यहाँ पे कोई भी अगर मैटर है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉम्स इंग्लिश में, है कि नहीं। अब वही अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग एटॉम्स बोलते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे परमाणु। क्या बोल सकते हैं उसको, परमाणु। अभी जब परमाणु का बात समझ में आ गई हिंदी के हिसाब से, जो कि हम लोग के इंडियंस अगर बातें करें, फिलोसफर महर्षि कन्नड़ साहब ने बताया थ्योरी में, पोस्टुलेट में, जो भाई अगर कोई भी अगर एटॉम्स होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग फर्दर उसको आगे हम लोग नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परमाणु। अब इसी में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए हैं और इस एटॉम्स के बारे में अपना अलग अलग आइडिया दिए हैं, विचार दिए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राटस की अगर बातें करें, एंड ल्यूकोपेपस की अगर बातें करें, जिन्होंने बताए वो जो पार्टिकल्स है उसको हम एटॉम्स कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा भाई जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे कण से बने होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग परमाणु बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स की अगर बातें करें, तो इन्होंने कहा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा, जो पार्टिकल्स होगा, उसको हम एटॉम्स बोल सकते हैं। उसके बाद और कुछ यहाँ पे वैज्ञानिक लोग आए, साइंटिस्ट लोग आए, बोले एंटोइन एल वेजियर की बातें कर, लेट द फाउंडेशंस ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब इन्होंने आए और ये बताए जो भाई अगर केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हो तो सबसे मेन चीज होता है केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला। अब जो केमिकल्स की अगर बातें करें बच्चा, तो यहाँ पे केमिकल साइंस बोला गया, एस्टेब्लिश दी यहाँ पे दो बातें, केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो केमिस्ट्री में सबसे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है केमिकल कॉम्बिनेशन, और यही हम लोग को यहाँ पे आज इस क्लास में सीखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ये क्या हो सकता है। देखो, दिस लॉ एस्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय लेवेजियर्स, जिन्होंने कहा, और साथ में एक और यहाँ पे इनके फ्रेंड्स की बात करें जोसेफ एल प्रॉस्ट के द्वारा यहाँ पे क्या बताया है केमिकल कॉम्बिनेशंस किसको कह सकते हैं। ध्यान समझ रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस कभी भी एक सिंगल से सब्सटेंसेस से बात नहीं होता। जब भी अगर बात होगा तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस का होना जरूरी है।
मतलब ये अगर हम केमिस्ट्री में अगर बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सिंपल से अगर बात करें, आपको चाय भी अगर बनाना है तो चाय बनाने के लिए आपको जो है हीट की जरूरत पड़ेगा। और साथ में अगर आप जिस भी चीज से बना रहे हो, चाहे पानी से बना रहे हो, चाहे आप जो है मिल्क से बना रहे हो, उसका कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब कॉम्बिनेशन केमिकल में होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ बोल सकते थे केमिकल रिएक्शंस बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस का होना बहुत ही जरूरत है, तभी बना के आपको देगा एक सिंगल प्रोडक्ट। अब उस चीज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से बच्चों यहाँ पे देखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे लेते हैं बी, ए प्लस बी, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हुआ। जब ए और बी जब इसको रिएक्ट किया जाएगा, इसमें हम फर्दर कुछ भी यहाँ पे एक्सटर्नल अगर हीट दे या कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हीट ही दे अगर दिया जा रहा है, चाय की बात मैंने बोला, ठीक है ना। तो मान लीजिए चाय पत्ती, चीनी, ऐसा कुछ चीजें हैं, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और उसमें अगर हम हीट दे रहे हैं और हीट देने के बाद आपको फाइनली एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आता है, उसके साथ साथ और भी बाय प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, आप इसको कहेंगे रिएक्टेंट। इस वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, ये आपका हुआ रिएक्टेंट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये जो एरो का साइन दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हीट लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये जो बना, ये जो इसका निकल के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जब दो या दो से ज्यादा अगर सब्सटेंसेज होगा, जब उसको एक साथ कंबाइन किया जाएगा तो वहां पे एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस बोल सकते हैं, या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की भी हम लोग बातें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान सुनो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को अगर जैसे आप ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जैसे आप यहाँ पे अगर रिएक्ट करते हो तो आपके साथ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, H2O, मतलब ये वाटर बन के आ गया, बना। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। फिलहाल आपको मैं बैलेंसिंग करना भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस के साथ अगर लिख दें तो दो दूनी चार, यहाँ पे दो दूना चार, मतलब चार गो हाइड्रोजन हो गया, और दो से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन भी, और दो गो ऑक्सीजन है इस तरफ। उसी तरीके से यहाँ दो गो ऑक्सीजन तो मैच कर गया, लेकिन यहाँ पे 2 2 जा 4 जो कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब हाइड्रोजन भी आपके पास 4 हो गया, दो ऑक्सीजन, इधर भी आपके पास 4 गो हाइड्रोजन से और 2 ऑक्सीजन से, मतलब ये आपको जो दिखा ये रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी यही बोल सकते थे, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंसेस गिव्स राइज टू प्रोडक्ट व्हिच इज governed by the certain law कॉल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किया, आप चाहो तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस मान लीजिए आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, तो एक ये सब्सटेंसेज हुआ, एक ये सब्सटेंसेज हुआ। आप जैसे इसको रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो दो बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मतलब यहाँ पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, यहाँ पे दो बातें हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये, जो कि हम लोग डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से हम लोग सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो जो भी केमिकल्स बनता है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के साथ बनता है, उसके लिए फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है, इधर या उधर की बातें नहीं होती। हम लोग सीखेंगे यहाँ पे दो ही बात सीखना है, बाकी बात आगे जितनी बातें बोला गया वो हम लोग हायर क्लासेस में 11th 12th में हम लोग सीखेंगे, इसका बातें नहीं करेंगे। तो हम लोग पहली बात यहाँ पे सीखने वाले हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का। फर्स्ट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशंस। अब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात अगर बताएं तो अभी मैंने कुछ रिएक्शंस आपको करके दिखाए हैं, उस रिएक्शंस के हिसाब से ही और कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे अभी आपको क्या दिखाएं, आपको एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड इस तरीके से ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम का चार्ज 3 होते हैं, सिखाएंगे केमिकल फॉर्मूला। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है,
तो अगर 2 यहाँ पे है तो इसका मास मान के चले, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का मास यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है जितना आपका रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। अगर इधर 15 किलो होगा, एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 15 केजी है तो यहाँ भी इधर भी प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए? 15 केजी ही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर होगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि हम कोई भी अगर बातें करें एलिमेंट्स के, एटॉम्स के, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। इसी वजह से अगर कोई भी यहाँ पे रिएक्टेंट वाले आपको साइड जितना भी नजर आएगा मास, हम मास को नहीं बना सकते। जैसे मैंने एलिमेंट्स की बात बोला, तो कोई भी चीज अगर जो दिखेगा आपको बिना वो मास का हो ही नहीं सकता। हर एक मैटर्स में अगर बात करें एटॉम्स में, वो मास होगा ही होगा। कोई भी अगर सब्सटेंसेस की अगर बात करें बिना मास का नहीं हो सकता है, मास होगा। अब मास को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है जितना रिएक्टेंट वाले पार्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वाले भी पार्ट होना चाहिए। तो रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट जब हमेशा बराबर होगा उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है, अब 3 ऑक्सीजन अगर मुझे चाहिए तो मुझे अब इसको दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ेगा। अब मान के चलिए अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 को यहाँ पे अगर आप 3 से अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, आप 3 2 जा 6 तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अगर यहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए 5 से करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पेशेंस ये रखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 मान के चलिए आपके पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास 3 है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते बच्चों तो यहाँ पे 3 और 2 जा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना, सब इसको स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर रहेगा तो सब स्क्रिप्ट, अगर ऊपर रहता है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 गो एल्युमिनियम नजर आए, अगर मैं इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 4 गो एल्युमिनियम हो जाएगा। इसको हम लोग अपने तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको बैलेंस कर दिए। अब ये बैलेंस मतलब क्या हुआ, आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है, जो आप गौर से फिर से देखो, यहाँ पे आप फिर से देखो, यहाँ पे 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन और 4 गो यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम। तो यहाँ भी 2 दूना 4 गो एल्युमिनियम हो गया, 3 दूना 6 गो क्या होगा ऑक्सीजन। इधर भी 4 6, इधर भी 4 6, दोनों तरफ क्या नजर आ बराबर नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसी को कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास आपको निकालना नहीं सिखाए, इसी से मास के हिसाब से दिखा रहे हैं। यहाँ पे कौन से कितने एटॉम्स है, यहाँ 4 गो एटॉम्स, मैंने एल्युमिनियम की बात किया, यहाँ भी 4 गो एटॉम्स एल्युमिनियम का है, और 6 गो ऑक्सीजन इधर भी है, 6 गो ऑक्सीजन मतलब दोनों तरफ बराबर। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब हम लोग कोई भी चीज को रिएक्शन से करते हैं तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट भी होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिक आपको सीखना है, पहले इस तरीके से आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल्स की बात, जैसे अगर हमने आपको वाटर जैसे H2 प्लस O2, अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट इसका निकल का आता है H2O। तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ 2 गो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 2 को मल्टीप्लाई कर लिए 4। अब इसको मास के हिसाब से अगर निकालते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है। अब 2 गो हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हो गया ना, तो 4 गो इसका मास हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन जैसे एटॉमिक नंबर 8 है ना ऑक्सीजन का, 8 दूना 16, तो 16 इसका हो जाएगा। एक अगर बात करें एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास अगर देखा जाए तो 16 हुआ, तो 16 को अगर आप यहाँ पे 2 गो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 16, क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो 8 को आपको क्या करना होगा, इवन नंबर है, इसको 2 से गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, एटॉमिक नंबर जितना भी, 8 दूना 16। तो एक ऑक्सीजन के अगर मास की अगर बात करें तो 16 हुआ, तो 2 है तो 16 दूना 32 को होगा ना, तो 32 आप इधर जोड़ लेते हो तो 32 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, इधर रिएक्टेंट में कितना मास नजर आ रहा है आपको 36।
अब इधर भी सेम होगा क्योंकि 4 गो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होबे करेगा। अब यहाँ पे 2 गो ऑक्सीजन इधर भी है, तो एक ऑक्सीजन का मास अगर 16 है तो 2 गो कितना हो जाएगा, 16 32। तो यहाँ भी अगर 32 आप जोड़ लेते हो तो 32 यहाँ 4 36 मतलब 36 यहाँ भी हो जाएगा, 36 इधर भी हो जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हुआ बराबर। तो यही कह रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, हमें इसका ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी बात किए हैं और मास के हिसाब से बात किए हैं, लेकिन हम आपको बच्चों आगे जाके एटॉमिक मास सिखाएंगे, मॉलिक्यूलर मास सिखाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से बात कर रहे हैं। आप देखो बच्चों यहाँ पे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, तो हम इसकी बात कर चुके हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, हमेशा जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही उसका प्रोडक्ट भी होगा, क्योंकि हम किसी मास को नहीं बना सकते, नहीं बिगाड़ सकते हैं, है कि नहीं। ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी कह रहा है, इसी वजह से ऐसा होगा। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब ये हुआ, आप अगर चाय बना रहे, ठीक है, तो चाय में आप उतना ही चाय पत्ती चीनी डालोगे जिससे वो चाय परफेक्ट वे में पीने लायक हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के हिसाब से। उसी तरीके से मान लीजिए आप आटा, मतलब आप रोटी बनाने जा रहे हो, तो रोटी बनाने के लिए आपको आटा में उतना ही पानी देना है जितना से वो डफ बन जाए, गोला टाइप का बन जाए, जिससे आप उसको रोटी बना सको, है कि नहीं। तो वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अब इसका मतलब थोड़ी है जितना मन हुआ उतना पानी डाल देंगे, नहीं। उसी तरीके से जो भी केमिकल हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस में अगर बातें करें तो हम कोई भी चीज को हमेशा एक कांस्टेंट पे रखते हैं ताकि वो एक परफेक्ट में प्रोडक्ट बन के आ जाए। उसी को बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। सो इन केमिकल रिएक्शंस कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अगर वाटर की बात करूं, H2O वाटर है। अब ये वाटर में अगर देखो 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, इसका मास कितना होगा, मास के हिसाब से अगर बात करें तो 2 गो मास होगा। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 गो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 होगा। अब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, जैसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमेशा ध्यान रखो। अगर आपको केमिस्ट्री का ठीक करने बच्चा तो आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये हम बात करेंगे। ये सब आपको एटॉमिक नंबर याद करना ही पड़ेगा। जब तक अगर आप एटॉमिक नंबर याद नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो आपको क्या करना होगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 दूना 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मास अगर देखें तो कितना दिख रहा है, 16। अब प्रोपोर्शंस जो एक रेशियो के हिसाब से अगर दिखाएं, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो रेशियो बना है, ये जो वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो से बना हुआ है ना। 2 गो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब इसको कटा दे रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 1:8 प्रोपोर्शंस में ये क्या बना हुआ है, वाटर। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम सिंपलिस्ट कर दिए यहाँ पे, तो 1 और ऑक्सीजन का 8, तो ये बन गया 1:8। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। आप चाहें आप नाला का पानी लो या नल का पानी लो, हमेशा ध्यान रखना है वाटर का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होगा वो 1:8 ही होगा। पानी कभी खराब नहीं होता, वाटर कभी खराब नहीं होता। वो जिस चीज में रखा जाएगा या जहां पे वो रहेगा, ठीक है ना, जिस भी कंटेनर में, वही वजह से क्या होता है, पानी खराब होता है। क्योंकि पानी आप नाला का भी अगर उठाकर चेक करोगे बच्चा, तो उसका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होगा वो 1:8 का ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए, आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 20। अब 20 अगर एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम को, तो 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना हो गया, 40। तो कैल्शियम का मास के हिसाब से हम प्रोपोर्शन निकाल के दिखा रहे हैं, 40 हो गया। अब ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है, जैसे कि मैंने बताया, अगर एटॉमिक नंबर 8 हो तो 8 दूना 16, तो यहाँ पे 40:16। आप इसको चाहो तो सिंपलिस्ट कर सकते हैं 8 के टेबल से, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो 5:2 के रेशियो में क्या बना हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड है।
उसी तरीके से आप मान लो नमक, नमक खाते हो ना, साधारण सा नमक जिसको NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, है ना। अब ये सोडियम क्लोराइड है बच्चा, अब इसका भी प्रोपोर्शन फिक्स होगा। जो NaCl है, सॉल्ट है, जो हम लोग खाते हैं, वही प्रोपोर्शन जो उसका क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो फिक्स है। जैसे आप सोडियम 11 नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का 11 है, तो आप 11, अब 11 है ऑड नंबर में है, अगर ऑड नंबर में एटॉमिक नंबर रहेगा बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, आपको जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उससे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नियर अबाउट एक नंबर है जो आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद +1 कर लेना है। अगर ऑड हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 कर लेना है। तो 11 टू जाए यहाँ पे 20 और 20 + 1 कर लेंगे 23, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा सोडियम का। अब क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ये भी आपका ऑड नंबर है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अब प्लस कर लो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। देखो बच्चों मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। वैसे क्लोरीन का अगर मास बताएं तो 35.5 आ रहा है कि नहीं, लेकिन हम बस आपको नियर अबाउट बता रहे हैं यहाँ पे। देखो तो सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए 23:35 रेशियो ये चाहिए। वैसे तो यहाँ पे आप 0.5 भी लगा सकते हो क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, जो ऑड रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर लेना है, तो आपको एटॉम्स का मास निकल के आ जाएगा। अगर इवन रहा तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, +1 करने की कोई जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, आपका एक नियर अबाउट मास निकल के आ जाएगा, एग्जैक्ट निकल के नहीं आएगा। और हम लोग सीखने के लिए ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। बाकी बात बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एक्सेप्शंस के हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन अगर बात करें तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से, जो मैंने आपको रूल बताया उसके हिसाब से 35 ग्राम बात करते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट बात कर लेते हैं। लेकिन जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू का अगर बातें करें 35.5 ग्राम आता है कि नहीं है, तो हम लोग उसके नियर अबाउट नंबर की बात करते हैं सीखने के लिए। तब वो सीखने के लिए आपको बस यही जो ऑड इवन है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया। तो कोई भी चीज जो बना हुआ रहता है एक डेफिनिट प्रोपोर्शन के हिसाब से बना हुआ रहता है, चाहे कुछ भी उठाओ, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड उठाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड उठाओ, ठीक है ना, वाटर उठाओ, कुछ भी बना हुआ है एक प्रोपोर्शन के साथ बना हुआ है। अब यहाँ बचा आ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 के 6 यहाँ पे बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, तो यहाँ पे 6 जो कि यहाँ पे आपको सीखने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं एटॉम्स। कोई भी चीज अगर जो बना हुआ है ना, जैसे हम बात करते हैं, वो सब का सब जो है ना एटॉम से बना होता है। एटॉम्स किसको कह सकते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा बच्चा, वही क्या होता है एटॉम्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वेदर एलिमेंट्स, एलिमेंट का मतलब क्या, सिंगल सब्सटेंसेज है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं बच्चा, ये सब क्या हुआ एलिमेंट्स हुआ। अब एलिमेंट्स हुआ, अब एटॉमिक नंबर किसको कह सकते हैं, ये भी एटॉमिक नंबर क्योंकि नंबरिंग करके दिया हुआ है कि नहीं। तो जब नंबरिंग करके दिया तो एटॉमिक नंबर हो गया, लेकिन वैसे हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो मोर देन 100 जो आपको दिखता है ग्रुप वाइज के हिसाब से, जिसमें हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे, इसी वीडियो में बात करेंगे कितने ग्रुप होते हैं, कितने से पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री आपको ठीक हो जाएगा। पहले हम लोग बात कर रहे थे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पे टोटल 6 पोस्टुलेट दी हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। पहली बात इन्होंने क्या कहा है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये तो आपको पहले से पता है, कोई भी अगर एटॉम्स अगर है बच्चा तो हमें इसको टाइनी पार्टिकल से बना हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एटॉम्स बोलते हैं। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, एटॉम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉय या क्रिएट। ना ही हम किसी भी एलिमेंट्स को, एटम्स को नहीं बना सकते हैं, ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा है, ठीक है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस करा के दिखाया, जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू H2O, ये केमिकल रिएक्शंस हुआ। तो आपको दिखाया मैंने, जितना ऑक्सीजन जितना हाइड्रोजन था उसके हिसाब से मैंने दोनों बराबर करके दिखाया, क्योंकि कोई भी चीजें जैसे मास के हिसाब से बात करें, ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी हिसाब से हमेशा जितना रिएक्टेंट वाला पार्ट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट वाला भी पार्ट होना चाहिए।
एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। अगर मान लीजिए कोई भी अगर एटॉम्स हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास अलग होगा, है कि नहीं। उसी तरीके हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का मास अलग होगा। ऑर्गन है तो ऑर्गन का मास अलग होगा। क्लोरीन है तो उसका मास अलग होगा। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होगा सबका अपना एक आइडेंटिकल क्या होता है, मास होता है। आप सोडियम का मास आपको मैंने कितना बोला, 23 ग्राम। उसी तरीके से क्लोरीन का मैंने बोला 35 ग्राम अप्रॉक्स, वैसे 35.5 की बात कर सकते हैं। तो ये उसका अपना अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स होगा सबका अपना अपना एक क्या होता है, आइडेंटिकल मास होता है। इन्होंने यही कहना चाहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। और उसका डिफरेंट अगर केमिकल डिफरेंट मासेस अगर हुआ तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर फ्रॉम द कंपाउंड्स। जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन की है ना, तो एटम्स कंबाइंड। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बातें कर लें, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन दिया गया। अब जब इसको कंबाइंड कर दिया गया तो यहाँ पे आपको एक H2O नजर आ रहा है जो कि कंपाउंड बना दिया, है कि नहीं। आप ये भी कह सकते हो क्लोरीन है इसके साथ बना दिया जाएगा, जब कंबाइंड कर दिया जाएगा इसके साथ तो Cl2 बन जाता है। अब Cl2 अगर बना, आप इसको कंपाउंड बना सकते हैं, बॉन्डिंग के साथ बना सकते हैं, तो Cl2 बना। तो ये एलिमेंट्स को जैसे जोड़ लेते हैं, अभी कंपाउंड बन रहा है, ठीक ना। तो इन्होंने यही कहा और ये भी हम लोग देखेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स। हाइड्रोजन अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा और ऑक्सीजन अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 6 पोस्टुलेट डाल्टन साहब ने दिए हैं और ये 6 के 6 पोस्टुलेट्स आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। पता है कैसे पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा, बताओ यहाँ पे जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ऐसा कौन सा थ्योरी है जिसमें कहा गया यहाँ पे से एटॉम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू कंपाउंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मैंने भी बताया। उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह बता पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये अगर बात करें डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हम ना ही कोई मासेस को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। क्या क्या उन्होंने कहा अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, वो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है बच्चा। एटॉम्स, तो एटॉम्स किसको बोल सकते हैं, एटॉम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। तो जितने भी मैटर्स अगर होता है, जिसको मैंने बताया मैटर्स क्या होता है, जो स्पेस ऑक्युपाइड करे, जिसके पास वॉल्यूम हो, जिसके पास डिफिनिट शेप एंड साइज हो, ठीक है ना, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, मैटर। तो मैटर से एटॉम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, तो जितने भी मैटर होता है वो एटॉम्स के हिसाब से बना हुआ रहता है। So according to modern atomic theory, an atomic is the smallest particles of elements which take parts in the chemical reactions। बात वही है जो हमेशा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जो बना हुआ होगा वही एटॉम्स हुआ, ठीक है। एटॉम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब एटॉम्स हम लोग उसको बोल सकते हैं बच्चा, यहाँ पे आपको जितने भी ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, चाहे मैं अपना बात करूं, बोर्ड का बात करूं, इस मार्कर का अगर बात करूं, सब एक एटॉम से बना हुआ है। और ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है कि हम लोग अपने नेक्ड आई से, जैसे मान लो आप एयर की बात करते हो, आप एयर में, एयर का मतलब क्या, यहाँ पे आप ऑक्सीजन ही तो सिर्फ नहीं है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑर्गन भी है, और भी अलग अलग नाइट्रोजन भी है कि नहीं। क्या हम उसको अपने नेक्ड आई से देखते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स तो है, वो मैटर तो है, वो एटॉम्स तो है। तो एटॉम्स जिसको हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हाईली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है, जिससे हम उस एलिमेंट्स को, उस एटॉम्स को देख पाते हैं। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी एटॉम्स के जो रेडियस होते हैं, तो रेडियस का मतलब समझ में तो आता ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एटॉम्स है तो उसके रेडियस के डिपेंड की बात करते हैं, रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस नैनोमीटर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस 10⁻⁹ नैनोमीटर के हिसाब से बात करेंगे। आगे यहाँ पे मैंने कुछ लिया है, देखो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बुक के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे रेडियस अगर बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर के हिसाब से। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो 10⁻⁹। तो ये सब कुछ जो दिख रहा है बच्चा, ये सब इतने ज्यादा छोटा होता है कि जो हम लोग अपने नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है।
मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है बच्चा। देखो आजकल जो हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन की जो बातें करते हैं, जो बोलते हैं हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर जो दिख रहा है हम लोग एच सिंबल लेते हैं। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा, तो डाल्टन साहब ही ने बताया है कि कोई भी अगर एलिमेंट्स है उसको एक सिंबलाइज करो, सिंबल दो, चिन्ह दो, ठीक है। सबसे पहले डाल्टन साहब ही क्या कहे, जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का एक सिंबलाइज कर दो। जब वो सिंबलाइज करने के लिए चले, बनाए, तो कुछ इस तरीके से सिंबलाइज किए, जैसे हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो सर्कल लेके एक सेंटर दे दिए, फिर यहाँ पे एक सर्कल लेके इसको डायमीटर बना दिए, एजोट है, कार्बन एक सर्कल लेके डार्क कर दिए, ऑक्सीजन से यहाँ पे सर्कल लेके खाली कर दिए, मतलब ब्लैंक। आप सोचो, जो अभी लगभग हम लोग मोर देन 100 एलिमेंट्स का बातें करते हैं, अब 100 से ज्यादा, 118 मान के चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, अब उतने सारे एलिमेंट्स का सिंबल जो कि आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है, इतने सारे के सिंबल को याद रखना पॉसिबल नहीं था। तो उनके एक फ्रेंड्स ब्रेजुलियस साहब डाल्टन साहब को सजेस्ट किए, जब आप क्या करो, जितने भी आप सिंबल इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है ना, इस सिंबल को क्या करो, ऐसे मत लिखो, आप क्या करो, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आप फर्स्ट लेटर यूज करो, या तो आप मतलब आप अलग अलग बात करें, जैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हम लोग भी क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर लिखते हैं, है कि नहीं, कैपिटल्स। क्या करते हैं, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। मतलब इन्होंने सजेस्ट किए, ब्रेजुलियस साहब ने सजेस्ट किए डाल्टन साहब को, आप क्या करें, इस सिंबल के जगह पे जो आप इस तरीके से लगाते हो, आप इस सिंबल को ऐसे नहीं करो, आप क्या करो, जो भी आपको एलिमेंट्स दिखे उसका या तो फर्स्ट लेटर या तो फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों यूज करो, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या करो, आप कैपिटल लेटर यूज करो, और सेकंड लेटर क्या करो, स्मॉल लेटर यूज करो, और उसको सिंबलाइज कर दो, है कि नहीं। जैसे आप कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए आप क्या लगाते हो, Ca, दो लेटर हुआ ना। उसी तरीके से सोडियम, सोडियम अगर बात करें Na, वैसे ये नाइट्रेडियम है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ। अब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या सिंबल लगाते हैं, Cl, है कि नहीं है। तो ऐसे उन्होंने सजेस्ट किए, और बाद में ऐसे ही इनका नाम देखो, ये आपको ध्यान रखना है, Zebraeus suggested that the symbol of elements should be made by from one या two letters of the name of the elements, फर्स्ट लेटर या सेकेंड लेटर, या तो एक लेटर का यूज करो या तो दो लेटर का यूज करो। द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस एंड प्लेस फ्रॉम द वेयर इज इट फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। साइप्रस मतलब हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ IUPAC, ये बच्चा आप लोग ध्यान रखना है, IUPAC एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट्स का, कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट्स होगा, जब आप कोई मान लीजिए केमिकल्स को या एलिमेंट्स को आप खुद से अगर मान लीजिए डिस्कवर किए, ठीक है, मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, डिस्कवर मतलब क्या, जो पहले से चीजें आपने खोज डाला या कुछ नया चीज आपने इन्वेंट कर दिया, तो उसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए आपको जो IUPAC होता है, ये आपको जो है ना नाम प्योरिटी के हिसाब से आपको ऑथराइज कर देगा, भाई चलो आप जो ने डिस्कवर किया उसके हिसाब से आप ले लो, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, ये ऐसा ब्रांच होता है जो कोई भी एलिमेंट्स के नाम को ये अप्रूव करते हैं, ठीक है, IUPAC, ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर्स, जो कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, एंड द सेकेंड लेटर एज द स्मॉल लेटर लोअर केस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैपिटल एच। एल्युमिनियम के लिए Al, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए क्या लगाते हैं, Co, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चा, some other symbols have been taken from the names from the elements in Latin, German या Greek। एग्जाम्पल जैसे Fe मतलब फेरम होता है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। तो आयरन का अगर बात करें बच्चा, तीन पार्ट होता है, फेरम, फेरिक, फेरस, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो Fe फ्रॉम द लैटिन नेम्स फेरम, तो फेरम, फेरिक, फेरस,
3 गो होता है, ठीक है ना। सोडियम की बात करें, सोडियम, तो सोडियम के Na हम लोग सिंबल लिखते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, नेटेरियम होता है, ठीक है। उसी तरीके से पोटासियम, पोटासियम P से यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लेकिन हम लोग उसका सिंबल क्या लिखते हैं, K, क्यों, क्योंकि ये लैटिन की वजह से कैलेलियम होता है, तो कैलेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटासियम। तो कुछ आपको इस तरीके से जो दिखे, ये आप समझ लेना, ये लैटिन में, ग्रीक में लिखा हुआ है, क्योंकि सारे सिंबल हम लोग बोलते हैं, देखो पोटासियम हुआ तो पोटासियम के लिए P होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसका K होता है, क्योंकि ये जो दिख रहा है बच्चा आपको, ये लैटिन या जर्मन ग्रीक के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग कमेंट में बताना और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिसको लैटिन में हम क्या बोलते हैं। जैसे आप लीड का बात कर लेना, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और भी हुआ। उसी तरीके से बहुत सारे हैं, टीन की बात कर लो, ठीक है, जो लैटिन वर्ड के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ बचा जो आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे 30 तक लिए हैं एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन H लिखते हैं, हीलियम के लिए He लिखते हैं, कार्बन के लिए C लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, ऑक्सीजन O लिखते हैं, फ्लोरीन F लिखते हैं, सोडियम Na लिखते हैं, मैग्नीशियम Mg लिखते हैं, एल्युमिनियम Al लिखते हैं, है ना। ये सब जो आपको दिख रहा है ये एटॉमिक नंबर है। 1 से लेकर यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का मैंने लिया है, कुछ क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, रैंडम है, तो लगभग में 30 तक आपको तो कंटिन्यू मिल जाए। तो किसी भी हालत में बच्चों आप लोग को क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक अगर आप याद नहीं करते हो एटॉमिक नंबर, तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसी वजह से आपको ये याद करना ही पड़ेगा पूरे सीरीज वाइज। तो ये रहा आपका सिंबल। तो आजकल के हिसाब से हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं, और जब डाल्टन साहब ने जो सबसे पहली बार लिखे थे सिंबल, तो कुछ इस तरीके से था। तो हम लोग ये नहीं यूज करते हैं, हम लोग अब जो सिंबल यूज करते हैं ऐसे, फर्स्ट लेटर या सेकेंड लेटर। ये आपको बात समझ में आ गया। चलो अब आगे समझते हैं। Atomic mass. Dalton atomic mass theory proposed the idea of atomic mass which explain the law of constant proportion so well. तो मैंने अभी आपको एटॉमिक मास अगर निकाल के सिखा दिए हैं, वैसे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या देखें, ये सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11 हुआ। तो मैंने बताया अगर एटॉमिक नंबर, तो ध्यान समझिएगा, एटॉमिक नंबर अगर आपके पास अगर ऑड नंबर में अगर हुआ, तो एटॉमिक नंबर को आपको क्या करना है, सीधा 2 से गुना कर लेना है और उसमें +1 कर देना है। अगर एटॉमिक नंबर ऑड में अगर हुआ तो अब 11 है, तो 11 तो आपका ऑड ही नंबर हुआ, तो 11 को आप 2 से गुना कर लो, अब +1 कर लो, तो यहाँ कितना बना, 23 मान लीजिए ग्राम के हिसाब से यूज कर लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द प्रपोज द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास व्हिच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये लाइन ये अच्छे तरीके से याद कर लेना बच्चा, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस आते हैं। द मास ऑफ एन एटॉम मतलब एक एटॉम के मास को, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन एगो आइटम हुआ ना, एक एटॉम्स है। अभी 17 नंबर पे है, तो 17 दूना 34, 17 टू जा, यहाँ पे आपको 2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 34 हुआ, अब एक जोड़ दिए तो 35। अब यहाँ पर ग्राम लगाओ या यू लगाओ, यूनिफाइड लगाओ या AMU लगाओ, तो हम ये बात कर लेंगे, वैसे आप सुन ही रहे हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट किसको हिसाब से डिनोट करते हैं, यू के हिसाब से, तो आप यू लगाओ, या तो आजकल के हिसाब से लगाए जाते हैं जी, तो आप जी लगाओ। तो ये हुआ एक एटॉम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। एक एटॉम्स के मास को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। इन 1961 IUPAC मैंने बता दिया, जो कि ऐसा ब्रांच होता है जिन्होंने क्या कहा, अब एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट AMU कहो, मतलब इसको आप यू कह सकते हो। पहले AMU लिखा जाता, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 35 लिखे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ता था AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन बताया गया नहीं, अब इसको ऐसे मत लिखो, सिर्फ यू लगा दो, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इस वर्ड पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों एक ही होता है।
यहाँ पे क्लोरीन का मैंने मास निकाला 35 ग्राम या 35 यू लगा सकते हो, तो ये एटॉमिक मास भी हुआ और मॉलिक्यूलर मास भी हुआ, ठीक है ना। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड किसको कहते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक साथ अगर कंबाइन करो, जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंबाइन करते हो तो वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे अगर आप यहां पे देखो, अभी मैंने बोला Na और Cl, तो एगो यहाँ पे एलिमेंट्स हुआ सोडियम का, एगो एलिमेंट्स हुआ किसका, क्लोरीन का। तो सोडियम और क्लोरीन को जब दोनों एक साथ ऐड कर दोगे तो ये बन गया आपका कंपाउंड। ये क्या बन गया, ये आपके पास कंपाउंड हुआ, इसको आप कंपाउंड कहोगे, इसको क्या कहोगे, कंपाउंड। और सिंगल है, एक है, तो आप इसको क्या कहिएगा, एलिमेंट, ठीक है ना। एक है तो एलिमेंट्स बोलिए, अब एक से ज्यादा है उसको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एग्जाम में आ सकता है, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशंस। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। इसको अच्छे तरीके से समझ लो। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग उसको कहेंगे बच्चा, जब हम लोग कोई भी एटॉम्स के मास को जब 1/12 कार्बन के मास के बराबर करते हैं तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास अलग है और एटॉमिक मास यूनिट अलग है, दोनों अलग है। क्योंकि एटॉमिक मास तो हम लोग कोई भी एटम्स के मास को हम लोग एटॉमिक मास कह सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो हमेशा 1/12 1/12 कार्बन 12 का जितना भी होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो भी, तो हाइड्रोजन का मास मान लीजिए आप एक हाइड्रोजन तो एक हुआ, तो 1/12 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा अभी कार्बन के बराबर में, तो उसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास जो होगा इक्वल टू होना चाहिए 1/12 ऑफ मास ऑफ एटॉम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 1/12 भाग करके कार्बन 12 हुआ ना, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो करेंगे और जो आएगा वो किसी भी एटॉम्स के मास के बराबर में वो माना जाएगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक देखिए, ये है एटॉमिक मास, ये जो निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। और यहाँ पे जो है ये एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट हमेशा जो है ना कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट को हमेशा कार्बन 12 का ही हिसाब से कंपेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक मास उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किसके बराबर हम बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चा देखो ध्यान से, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या U इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। यही मैं बात तब से बोल रहा हूँ, जो कोई भी अगर दिया हुआ है उसका कार्बन 12 मास के हिसाब से लेने हैं, जो कि 1U इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो इसके हिसाब से होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। अब बच्चों आपको मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे निकलता है। वैसे तभी आपको सिखा दिए, एक वो हाइड्रोजन है तो एक हो जाए ना 1 ग्राम बोलो, या तो एक U लगाओ एटॉमिक मास यूनिट लगाओ, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बताओ। अभी आपने 1 से लेकर 30 तक आपको दिखाया वीडियो को, आप चाहो तो पीछे करके देख सकते हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बिना एटॉमिक नंबर का जो है आपको केमिस्ट्री ठीक नहीं होने वाला है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब ये 6 बताओ क्या है, और है इवन, इवन है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर एटॉमिक नंबर आपके पास अगर इवन में हुआ तो आपको जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उसको क्या करना होगा बच्चा, 2 से सीधा गुना कर देना। अगर व्हेन हम यहाँ पे बता देते हैं एटॉमिक, व्हेन एटॉमिक नंबर इन इवन, अगर इवन में है, ध्यान रखना है इवन में है, तो आपको सीधा क्या करना है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा, जैसे एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो जेड इंटू 2,
Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो मान लो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, तो आप 6 को सीधा 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ग्राम फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, इसमें यू यूज किया है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो 12 यूनिट दिया हुआ है। उसी तरीके से नाइट्रोजन को अगर आप कंपेयर करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का जो मास होता है 14 पॉइंट जो है ना 2 समथिंग होता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं, उसको वैसे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप +1 करेंगे क्योंकि ऑड है, 7 ऑड है ना, तो कितना निकल रहा है 15। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 14 U। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए जो इसका मास जो होता है क्या बोलते हैं नाइट्रोजन का, लगभग में 14.007 जो है ना U हम लोग लगा सकते हैं, जो कि हम लोग अप्रोक्स यहाँ भी लिया गया, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है। वही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मैंने अभी बताया। और 8 मतलब 8 मतलब क्या इवन नंबर है। इवन नंबर को सीधा क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, +1 तो करना नहीं है। तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। तो देखो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये सोडियम है। तो सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं Na। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो 11 को 2 से गुना कर लिए +1। तो देखो यहाँ पर 23, क्योंकि ऑड में रहेगा तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, +1 करना ही पड़ता है। 23 ग्राम, 23 यू भी लगा सकते हो। देखो 23 है, ये एक्सेप्शन में नहीं है, ये एक्सेप्शन में था। उसी तरीके से मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। सल्फर हुआ, तो सल्फर का आपको पता है ये 16 होता है, 16 हो जाए यहाँ पे 32 हो जाएगा। क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ऑड है एटॉमिक नंबर। तो Z से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। अब +1 यहाँ पे कर देंगे तो वैसे तो आ रहा है यहाँ पे 35, लेकिन आपको पता है ये एक्सेप्शन है, इसी वजह से 35.5 है। और कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है ना। आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम, या यू लगा सकते हो। बस कितना सिंपल है आपको एटॉमिक मास निकालना। अब आगे देखो बच्चा, एटॉम्स एग्जिस्टेंस की बात करें, एटॉम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हमेशा रिएक्टिव होता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, टोटल जो ग्रुप होते हैं बच्चा, वो ग्रुप कितने होते हैं, टोटल ग्रुप होता है 80, ठीक है। जो 18वां नंबर जो ग्रुप होता है ना उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके पास 18 गो ग्रुप है, ठीक है, और 4 गो ब्लॉक है, SPDF 4 गो ब्लॉक है। और हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ना है। तो P ब्लॉक में जो 18 नंबर जो ग्रुप होगा, वो 18 नंबर जो ग्रुप होता है ना वो नॉन रिएक्टिव होता है। मतलब इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं उसको 18 नंबर ग्रुप को, या नोबल गैस भी बोल सकते हैं। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, एक ऐसा होगा जो रिएक्ट रेडॉन, अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, जो रेडॉन होगा खासकर जो है ना जिनॉन होगा वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो भी अगर बात करें सबके साथ नहीं करता, ये एक्सेप्शंस में डाला हुआ है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो 18 नंबर जो ग्रुप होता है वो 18 नंबर ग्रुप वो हमेशा क्या होता है नॉन रिएक्टिव होता है। वो अपने आप का स्टेबल, वो किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। इससे क्या समझ में आता है, जो एटॉम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ओनली द एटॉम्स ऑफ नोबल गैसेस, जिसमें 18 नंबर ग्रुप का बात बोला, 18 नंबर जो ग्रुप होता है ना 18 नंबर ग्रुप, वो 18 नंबर ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। सच एज हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये जो जिनॉन क्रिप्टॉन, ये जिनॉन जो बात कर रहे हैं क्रिप्टॉन खासकर, ये थोड़ा बहुत रिएक्टिव हो सकता है। are chemically unreactive and can exist in the free state as a single atom। ये फ्री एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है ना। ये अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एटॉम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो कोई भी अगर एटॉम्स को अगर हम एक साथ अगर एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद वो या तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा या तो आयंस। जैसे हम यहाँ बात करते हैं अब हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन हुआ तो H2 हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, या यहाँ पे आयंस फॉर्म किया, 2 यहाँ पे आयंस फॉर्म के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो जब 2 एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करेंगे तो या तो मॉलिक्यूल्स बनेगा या तो क्या बनेगा बच्चा आयंस बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको अच्छे तरीके से आप समझाते हैं।
आयन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और मॉलिक्यूल्स की बात करें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, जीरो। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं यहां पे समझना है। मॉलिक्यूल्स इज द जनरल अ ग्रुप ऑफ टू या मोर एटम्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा अगर एटम्स को, जैसे मान लीजिए Na और Cl, तो जब एक या एक से ज्यादा, एक नहीं दो, यहाँ पे टू और मोर, दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट्स को आप कंबाइन करते हैं केमिकली, जब बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना है, फिलहाल तो यहाँ पे आपको आयन से यहाँ पे तो क्या बना है, जब जैसे बना हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी NaCl एक मॉलिक्यूल्स। अब बॉन्ड की बात कर रहे हैं, देखो ये बॉन्ड नहीं बना, ये अगर बनाया है तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि सोडियम के पास है ना एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास एक वैलेंसी होता है, इसके पास भी एक वैलेंसी होता है, तो दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रिकली अगर देखा जाए यहाँ पे आयंस जो है ना चार्ज की सांस भेजा, तो यहाँ भी ये बॉन्ड नहीं, इस तरीके से बोल सकती है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर बात केमिकली बॉन्ड का, तो इसको थोड़ा ध्यान समझो। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्लोरीन का, क्लोरीन जैसे C2 लगा दे, Cl2, ये क्या हुआ, क्लोरीन गैसेज। अभी क्लोरीन गैसेज जो है ना ये बॉन्ड बना है, तो हमेशा ध्यान रखना नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, मतलब जिसका चार्ज अगर नेगेटिव होता है वो नॉन मेटल होता है, और जिसका चार्ज अगर पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो चार्ज कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, वो सारे हम आपको सिखाएंगे। लेकिन क्या है ना, एक अगला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ एटॉम्स दिया गया, उसमें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, उसी में आपका वो टॉपिक है। फिलहाल इतना समझना है यहाँ पे, जैसे ये बॉन्ड की बात करें Cl2, तो Cl2 जो कि क्लोरीन हुआ, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो 7 गो होता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे हम 7 गो इलेक्ट्रॉन की सांस बना दिए, इसमें भी हम 7 गो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की सांस बना दिए, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए एगो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे ये शेयर करेगा और एक इससे शेयर करेगा, तो सिंगल यहाँ पे एक दूसरे को शेयर करा रहा है, दो हिसाब से था, ये बॉन्ड करवा दिया, ये बॉन्डिंग हुआ, इसको बोलते हैं यहाँ पे ये बॉन्ड कर दिया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था तो ये इसको शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था तो इसको शेयर कर दिया, क्योंकि एक ही क्यों किया, क्योंकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 गो होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, इसको गेन करना पड़ेगा, लूज तो करेगा नहीं, क्योंकि लूज जो करता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर सकता है, या तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे 7 गो है, 7 को तो लूज करेगा नहीं, ये क्या करेगा, एक गेन करेगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग गया, तो यहाँ पे ये बन गया मॉलिक्यूल्स, ये Cl2 मॉलिक्यूल्स है, O2 की बात करें, ठीक है ना, N2 की बात करें, ये सब क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है, जिसको हम लोग एक तरीके से होमो एटॉमिक बोल सकते हैं, आगे सीखेंगे। Molecules is the smallest particles of matter except elements which is capable of independent existence and so all properties of that substance. Example, जैसे H2O is the smallest particles of water which show all the properties of water. ये जो H2O की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो दो मॉलिक्यूल्स किसका है, हाइड्रोजन का, और एक किसका है, ऑक्सीजन का। जब ये दोनों एक साथ कंबाइन करा तो यहाँ पे एक तरीके से कंपाउंड बन गया, ये क्या है, वाटर। अब ये वाटर बना, तो मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जैसे हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ, जब उसको कंबाइन कर दिया गया, तो कंबाइन करने के बाद यहाँ पे आपको एक कंप्लीट होल में नजर आ रहा है, कंप्लीट होल मतलब ये क्या बना रहा है, वाटर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड बन सकता है, जैसे एलिमेंट्स के साथ। तो मॉलिक्यूल्स मे हैव एटॉम्स ऑफ सेम या डिफरेंट हो सकता है, जैसे H हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ये डिफरेंट हुआ, तो H2 मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का, जब दोनों डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, जब दोनों को कंबाइन किए तो वो तो बन ही गया कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स को जब कंबाइन किए तो वहां पे बन ही गया कंपाउंड, या तो सेम हो सकता है या तो अलग हो सकता है, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का एक एटॉम्स फिर दूसरा क्लोरीन का एक एटॉम्स, दोनों को जब जोड़ दिए तो मॉलिक्यूल्स बना, उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, है ना। तो सेम भी हो सकता है या तो डिफरेंट भी हो सकता है। सो मॉलिक्यूल्स में हैव एटॉम्स ऑफ सेम या डिफरेंट
elements depends upon this molecules can be categorized into two categories. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि अभी मैंने बात बोला, जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोल सकते हैं, कंटेनिंग एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, जैसे H2O, 2O3, एसिड, सल्फर है, ठीक है, फॉस्फोरस हुआ, ये सब इस तरीके से अगर बात करें, ये सब हुआ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सब एक ही तरीके के एटॉम से कंबाइन किया गया। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बच्चा, इसको बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें या कंपाउंड्स की बात करें, ये अलग है, कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे H2 और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये सब क्या है, अलग अलग है। अब इसको कंबाइन किया गया तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनिंग एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम उसको कंबाइन किए तो एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल्स बन चुका है, ठीक है। एटमोसिटी, यहां से ध्यान समझना बच्चा, एटमोसिटी किसको कह सकते हैं, एटमोसिटी बोला कि द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटमोसिटी। जैसे ये देखें ऑर्गन, तो ऑर्गन के पास सिर्फ एक ही एटॉम से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो। अगर सिंगल है तो मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं। हीलियम भी क्या है, एक है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना आपको नजर आ रहा है, दो एटॉम्स। ऑक्सीजन, ये जो गैसेस की अगर बात कर रहे हैं, ये दो एटॉम से बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे डायएटमोसिटी। और यहाँ पे भी दो है, इसको बोलेंगे डायएटमोसिटी। और यहाँ पे कितना है, चार है फॉस्फोरस, इसको बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है चार, और ट्राई का मतलब होता है तीन। और यहाँ पे 8 है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे 4 से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। जहां पे भी 4 से ज्यादा होगा, जैसे 5 है तो आप पेंटा भी बोल सकते हो, लेकिन आप सीधे एक लाइन में क्या बता दोगे, तो जहां पे अगर 4 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात ये सब लिखा हुआ नॉर्मल गैसेज मोनोएटॉमिक है, आपको समझ में आ गया। जैसे हम आपसे ये पूछ रहे हैं, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है ना, अब कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये पूरे कंपाउंड का एटमोसिटी क्या हुआ, कैल्शियम कितना है, 1। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 3। तो 3, 1 4, 1 5। अब 5 को इसमें एटॉम्स है, एगो कैल्शियम का है, एगो कार्बन का है, और 3 किसका है, ऑक्सीजन का है। तो 5 को हुआ ना, तो 5 के लिए मैंने क्या बताया, पॉली एटॉमिक, मतलब 4 से ज्यादा है, तो आप उसको क्या कहिएगा, पॉली एटॉमिक बोल सकते, मतलब इसका जो एटमोसिटी है वो पॉली एटॉमिक वाला हो जाएगा, ठीक है। एक रहा तो मोनो है, दो गो रहा तो डाई है, 3 गो रहा तो ट्राई है, 4 गो रहा तो टेट्रा है, और 4 से ज्यादा रहा तो पॉली एटॉमिसिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले सिंपल सा यहाँ पे लेके आपको समझाते हैं, फिर यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लेकर आपको समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए केमिकल फॉर्मूला बेसिक कैसे बनाए जाते हैं। बच्चों, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैलेंसी, और उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके चार्ज, ठीक है। तो हम आपको पहले कुछ का चार्ज के हम एग्जाम्पल्स से पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हो, ठीक है, आप सोडियम क्लोराइड जो कि पता है, आप सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है ना। अब ये NaCl कैसे बना होगा, तो आपको पहले ये देखिए, आप यहाँ पर समझिए, कुछ बेसिक आपको सिखा रहे हैं, बैलेंसी निकालना और चार्ज निकालना। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है ना, तो पहला वाला सेल में कितना रखा जाता है, 2 एटॉम्स रखा जाता है, 2 हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ये सेल हुआ, कि हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए आपको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ आइए, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2, जिसको बोलते हैं डिप्लेट। फिर जो नेक्स्ट वाला जो सेल होता है उसमें रखते हैं 8, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। हम लोग ऑक्टेट रूल से बात कर रहे हैं। अभी जब आपको बैलेंसिंग निकालना सिखा रहे हैं वो किसके हिसाब से, तो ऑक्टेट रूल से। आपके पास ये जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 11। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चा, उतना ही आपके पास प्रोटॉन भी होता है, और उतना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। जेड से हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा
जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका प्रोटॉन भी होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन उतना नहीं होता है। इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन भी होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये आपको समझ में आ गया। और हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन का। आपके पास ये 11 जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे, वैसे प्रोटॉन भी इसमें शामिल है और ये एटॉमिक नंबर भी है, लेकिन हम किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो फर्स्ट वाला सेल में कितना रखा जाता है? 2 गो। फिर अगला वाला सेल में कितना रखेंगे? 8 गो। फिर अगला वाला सेल में कितना रखेंगे? 8 ही रखेंगे, क्योंकि हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं? ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ठीक है, तो 8 और 2 कितना हुआ? 10। आपके पास कितना है? 11। तो एगो और बच गया ना, तो आप एगो यहाँ पर रखिए। ठीक है, आप बताओ बच्चों, यहाँ पे ये स्टेबल है, मतलब पहला वाला सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल हो गया, उसका घर पूरा है। फिर यहाँ पे 8 हुआ, तो 8 गो भी अगर है तो उसका ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसका सेल क्या हुआ? पूरा हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन इसको और कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 7 गो और चाहिए। ऑक्टेट के साथ मतलब ऑक्टेट मतलब क्या? 8। इसको 7 गो और चाहिए, तो 7 गो कोई लेके नहीं देगा। कितना दे सकता है? 1 2 3 गो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज करेगा, क्योंकि 7 को देगा नहीं तो एगो क्या कर देगा? खो देगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? लूज। जहां पे लूज किया जाता है, जहां पे लूज किया जाएगा, लूज या गेन को, फिलहाल तो यहाँ पे एगो लूज करा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? वैलेंसी वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 1। अब बच्चा यहाँ पे बात रहा इसका चार्ज का। अब यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, तो लूज करने पे हमेशा ध्यान रखना उल्टा होता है। लूज में माइनस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे लूज में क्या लगता है? प्लस। लूज में क्या लगेगा? प्लस। और गेन में क्या लगेगा? माइनस चार्ज। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 ना, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। +1 भी आप लिख सकते हो, या प्लस साइन देकर छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करें यहाँ पे क्लोरीन का, तो क्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर है? 17 है ना। तो यहाँ देखो, पहले वाला सेल में 2 गो रखोगे, फिर 8 गो, फिर कितना हो जाएगा? 7 गो। तो 8 2 17, जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये घर इसका पूरा है, इसका घर ये पूरा है, लेकिन 7 गो ये है, इसमें एगो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। एगो इलेक्ट्रॉन तो कोई भी इसको दे सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल, इसको बाहर वाला जो सेल होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? 7 गो। 7 गो नजर आ रहा है, तो एगो तो इलेक्ट्रॉन कोई दे ही सकता है। मैंने आपको क्या बताया? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ 7 गो है, तो एगो तो कोई दे देगा। तो यहाँ पे एक कोई इसको देगा, तो इसका मतलब क्लोरीन एक क्या कर रहा है? गेन। तो जितना गेन या लूज करेगा वही क्या होता है? वैलेंसी होता है। इसीलिए यहाँ पे इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका भी वैलेंसी हो जाएगा 1। लेकिन इसका चार्ज की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। गेन मतलब बढ़ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा सोचना है। जब गेन करता है तो माइनस हो जाता है, और जब लूज करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो जितना भी प्लस वाला चार्ज हुआ, जितना भी प्लस वाला चार्ज होता है बच्चा, वो सब का सब मेटल होता है, और जितना भी निगेटिव वाला होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ये बात समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं आपको सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला की बातें करें, तो Na इसका चार्ज कितना हुआ? 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव, आप सिर्फ यहाँ पे जो है ना 1 ही रखो, प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोरीन है, इसका भी चार्ज कितना होता है? 1 होता है। फिलहाल अगर आपको लिखना है तो समझाने के लिए समझा देते हैं यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखना है, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहला जो पोजीशन होता है इस तरफ, वो हमेशा मेटल को रखेंगे, इधर किसको रखेंगे? नॉन मेटल को। अब क्या करना है, इधर वाला जो चार्ज है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सब स्क्रिप्ट पे लिखना होता है, और इसका वाला चार्ज इस पे लिखना होता है। अब दोनों का चार्ज तो सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखाएगा? NaCl। ये किसका बन गया फॉर्मूला? सोडियम क्लोराइड को। अभी और समझा देखो। अब जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम, हम उसको कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड,
अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO ऐसे करके होता है ना। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है तो इसका केमिकल फॉर्मूला ऐसे हुआ, केमिकल नाम हम ऐसे लिख दिए कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे लिख दिए और ऑक्सीजन। कैल्शियम का चार्ज कितना होता है पता है, 2 होता है पॉजिटिव। कैसे, तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो आप पहला वाला सेल में कितना रखोगे, 2, फिर 8, फिर 8, ऑक्टेट रूल से ही लिखना है। तो 8 8 कितना हुआ, 16 और 2 18। तो इसका मतलब 2 गो बच गया। तो इसका घर ये पूरा है, ये घर पूरा है, ये घर पूरा है। आगे वाला जो सेल है ना उसमें 8 के हिसाब से होना चाहिए, 2 के हिसाब से नहीं। बोलेंगे सर पहला जैसे 2 था, ये घर पूरा हुआ तो 2 थी, इसका नहीं, इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन करने, इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ये स्टेबल करेगा। तो अब क्या हुआ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 गो और चाहिए। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 गो चाहिए। लेकिन इसके पास 2 गो है तो 6 गो इसको और चाहिए। तो 6 गो तो कोई नहीं देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या क्या कर देना है, लूज कर देना है। तो जब लूज किया जाता है तो चार्ज इसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव में। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। पहला सेल में 2 और फिर कितना रहेगा, 6। अब इसका घर ये तो पूरा हुआ, 6 2 8 इसके साथ से पूरा हो गया। अब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आराम से कोई दे सकता है, तो ये क्या करेगा, गेन। तो जहां पे गेन करता है तो वहां पे क्या लग जाता है, नेगेटिव। जहां पे बढ़ेगा तो उल्टा चार्ज लग जाता है, तो चार्ज इसका हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बात समझ में आ गया। जब ये बात समझ में आ गया बच्चों, तो देखो अब इसका चार्ज कितना हुआ, 2 पॉजिटिव, और इसका चार्ज कितना हुआ, 2 नेगेटिव। अब इसका चार्ज इसमें चला जाएगा, इसका चार्ज इसमें चला जाएगा। तो कैल्शियम दोनों का देखो सेम है ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, CaO, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब और भी सुनो, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, तो एल्युमिनियम बहुत बेसिक बेसिक सिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें, तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या लगाते हैं, Al। ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे। एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। जब 13 अगर इसका एटॉमिक नंबर हुआ तो 2 8 और 3 हुआ ना, तो ये स्टेबल और ये स्टेबल 3 गो है। तो 3 गो है तो और चाहिए कितना है इसको, 5 गो। तो 5 गो कोई तो देगा नहीं, 3 गो क्या करेगा, लूज। अब लूज करता है तो चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसी वजह से यहाँ पे 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन को मैंने अभी दिखाया था, वो क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। आप देखो ये दोनों सेम नहीं है और ये दोनों सिंपलेस भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका चार्ज इसमें आ जाएगा, इसका चार्ज इसको इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्राइसिस क्रॉस मेथड। ये इस तरीके से जो कर रहे हैं इसको क्राइसिस क्रॉस मेथड से इसको बता रहे हैं। आप देखो बच्चों कैसे लिखोगे, एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम ऐसे लिखो, Al ऐसे लिखो। अब इसका ये 2 जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे नीचे लिख देंगे तो क्या बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट हुआ। अब ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन लिखो और 3 इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे Al2O3, इसको क्या कहा जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको क्या कहा जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बस इसी तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला आपको बनाने हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे देखो इसको बना ही दिए, ठीक है ना। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का भी मैंने अभी बता दिया था, क्या होता है, NaCl होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, इसको थोड़ा बता देते हैं, एक और बताते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। और सल्फेट तो SO4। ध्यान रखना बच्चा, ये पॉली एटॉमिक आयंस है। ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस का अगर पूरा लिस्ट की बातें करें तो आपको जो है ना आपकी किताब में मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको याद करना पड़ता है। तो इसका जो चार्ज होता है सल्फेट का, इसका होता है 2 नेगेटिव होता है। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कैसे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो 12 अगर होता है, पहला सेल में 2, फिर 8 8 10, 2 को बच गया, तो 2 को क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब ये दोनों सेम हुआ, जब इसको क्राइसिस क्रॉस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, MgSO4। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे तरीके से सबका सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जैसे मान लीजिए और कहीं से उठा लेते हैं, मान लीजिए जिंक कार्बोनेट, तो जिंक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, Zn, तो Zn, ठीक है। अब जिंक का भी चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। अब कार्बोनेट की अगर बात करें CO3, यहाँ पर CO3 इस तरीके से लगा दिए और 2 नेगेटिव, इसका भी यही होता है। अब दोनों क्रॉस क्राइसिस अगर करवा देंगे यहाँ पे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो यहाँ पे देखो कार्बोनेट के लिए लगता है CO3 ऐसे 2 नेगेटिव ऐसे करके होता है ना। अब ये मत कहिएगा कार्बन ट्राइऑक्साइड है, ये कार्बोनेट है। अब ये दोनों सेम हो गया, अब ये दोनों सेम है तो दोनों तो कैंसिल हो चुका है। अब क्या लगेगा, ZnCO3, इसको क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए पोटासियम बाइसल्फाइड है, तो पोटासियम के लिए लगता है K, अब बाइसल्फेट के लिए H हमेशा लगता है, ठीक है ना। और यहाँ बाइसल्फाइड है तो यहाँ बनेगा SO3। सल्फेट अगर है, इसे ध्यान देखो, SULPHET सल्फेट था तो SO4 होता है, और सल्फाइड है तो SO3 होता है। ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस है। और याद करने की जगह, कार्बोनेट के लिए CO3 होता है, इसका 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसका भी 2 नेगेटिव होता है, इसका भी 2 नेगेटिव ही होता है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस होता है जो आपको याद करने की जरूरत है, तभी केमिकल फॉर्मूला आपसे बनेगा, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपको सेपरेट अलग वीडियो में आपको केमिकल फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। यहां पे मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। It is the sum of atomic masses of all the atoms in the molecule of that substances को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने बोला, आप एक एटॉम्स के मास को जैसे निकालते हो तो सब अलग अलग एटॉम के मास को निकाल लो और सबको जोड़ दो, वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, या उसको कंपाउंड के भी मास बोल सकते हैं। इसको आप समझो। जैसे देखो, हमको इसका निकालना है, अगर एगो हाइड्रोजन है तो एगो मास होगा। अब दूगो है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2। अब ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मैंने आपको बताया, अगर एटॉमिक नंबर इवन में है तो 8 और दूना कितना हो जाएगा, 16। अगर इवन में तो सीधा क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 8 दूना 16। अब इसको जोड़ दो तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो आप यहाँ पे वाटर का जो मास हुआ वो कितना है, 18 ग्राम, या आप 18 U बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम के लिए 17 एटॉमिक नंबर है ना, सोडियम का सोडियम का 11 है, तो 11 अगर एटॉमिक नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 11 2 जा 22। अब ऑड में है तो +1 अगर कर लिया जाए तो हो जाएगा 23। तो ये हुआ सोडियम का। ये किसका मास हुआ, सोडियम का। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसको भी 2 से गुना कर लिए, +1 कर लिए तो हो जाएगा 35। अब इस टोटल इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 538 और 5, मतलब यहाँ 58 ग्राम। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पे NaCl, तो सोडियम का मास हो जाएगा 23 ग्राम और क्लोरीन का हो जाएगा 35। वैसे हम लोग को पता है जो एक्सेप्शन के हिसाब से बात करेंगे 35.5 है, लेकिन इसको इस तरीके से ले सकते हैं, 58 ग्राम किसका निकल के आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड का। बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिर्फ इवन में है, तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हो जाएगा किसका, कैल्शियम का। अब कार्बोनेट है तो इसको अलग अलग देखो, पहले कार्बन के निकालो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है। अब 6 होता है, सीधा 2 से गुना कर लेंगे तो 6 दूना 12 ग्राम हो जाएगा एक कार्बन का। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं तो एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 8 × 2 कितना होता है, 16 होता है। लेकिन आपके पास कितना ऑक्सीजन है, 3 गो है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर तो 8 दूना 16 कितना हो जाएगा, 48। होगा कि नहीं होगा। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 गो ऑक्सीजन है तो 16 3 जब 48 हो जाएगा। अब सब जोड़ लो, यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5, 5 4 9, 1 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चा। तो यहाँ पे 100 ग्राम जो हुआ वो किसका है, ये मास कैल्शियम कार्बोनेट का है,
ठीक है। अब पोटासियम नाइट्रेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो पोटासियम, तो पोटासियम के लिए हम लोग कितना लगाते हैं, 18 लगाते हैं, तो 18 हुआ। नाइट्रोजन है, जैसे इसका 18 कैसे, जैसे 18 से लिख दिए हैं, 18 एटॉमिक नंबर होता है, 18 होता है ना। तो अगर 18 के हिसाब से बात करें यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 18 पोटासियम। तो पोटासियम के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पोटासियम, ठीक है। पोटासियम 18 नहीं 19, ठीक है, 19 होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे KNO3 पोटासियम नाइट्रेट की बात करें, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, प्लस कितना कर लेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 38 प्लस 1, तो 39 ग्राम हुआ किसका, 39 ग्राम हुआ आपका पोटासियम का। अब नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर कितना 7, तो 7 गुने 2, अब ऑड के हिसाब से करते हैं, तो ये आपको एक्सेप्शन है, पता ही है। फिलहाल हम 15 ग्राम लेके चलेंगे, वैसे कितना होता है 14.07 ग्राम होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3 है, और जब 3 गो ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं बच्चा, तो अभी मैंने बताया एक ऑक्सीजन का होता है 16 होता है ना, 8 16, और 3 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 16 को क्या करना पड़ेगा, जैसे 8 2 जा, यहाँ पे एक को हुआ 3 हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 48, तो 48 ग्राम। अब इसको जोड़ लो, तो 9 5 14, 14 8 यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है ना, 14 8 हो जाएगा 22, और 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 2 10, 102 ग्राम, 102 ग्राम। अभी पूरा जो मास निकला इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन किसका, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का अभी मैंने बताया 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 20 में कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो गया इसका। आप ऐसे करके लिखो 20 × 2 हो जाएगा 40 ग्राम कैल्शियम का। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16, तो वहां पे आप क्या करो, कैसे होता है एटॉमिक नंबर 8 × 2, तो 16, यहाँ पे 2 गो है, 2 गो कैसे है, क्योंकि ये जो OH जो लिखा हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब ये हुआ बच्चा 2 गो ऑक्सीजन भी है और 2 गो हाइड्रोजन भी, इसका मतलब ये माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 × 16, 16 दूना हुआ 32, तो 32 ग्राम। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, तो पता ही है एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 गो हाइड्रोजन का मास सीधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गो हो जाएगा, तो 2 ग्राम यहाँ पे जोड़ लो, तो कितना 4, और यहाँ 4 3 7, 74 ग्राम जो निकला, यहाँ पे किसका मास निकला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ठीक है। आयंस, आयंस क्या होता है, एन आयंस में बी डिफाइंड एज एटॉम्स आर ए ग्रुप ऑफ एटॉम्स हैविंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, सम पॉजिटिव चार्ज आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे अभी देखो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटासियम का भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम का भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम का भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सब आयंस हुआ, इसको क्या बोलते हैं, आयंस हुआ। सब नेगेटिव चार्ज आयंस, जैसे क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना क्लोरीन से क्या बन जाएगा बच्चा, क्लोराइड बन जाएगा। OH जो नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस है, फिर यहाँ पे सल्फेट, अभी मैंने बात किया था सल्फेट आयंस है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है सब, वैसे तो सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव ही चार्ज है, ये नेगेटिव आयंस माना जाएगा। और जितना भी नेगेटिव वाला आयंस होगा वो सब का सब नॉन मेटल्स होते हैं, और जितना भी पॉजिटिव वाला आयंस होगा वो सब के सब मेटल होते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव हम पॉलीएटॉमिक ही बोल सकते हैं यहाँ पे, और नेगेटिव पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत होगा, आपके पास एक लिस्ट है, जैसे यहाँ देखो वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स ऑफ सिंपल आयंस, Mg2 मैग्नीशियम आयंस हुआ, सोडियम आयंस हुआ, क्लोरीन आयंस हुआ, एल्युमिनियम है ये सिंपल सा है, ठीक है ना। कंपाउंड आयन है, जैसे अमोनियम आयंस हुआ, कार्बोनेट आयंस, देखो यहाँ पे कार्बोनेट का 2 नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट के लिए बात करें यहाँ पे 2 नेगेटिव है, और हाइड्रोक्साइड OH हमेशा 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है बच्चा। केमिकल फॉर्मूला आयंस कंपाउंड, जो कि अभी मैंने बात बोला सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा,
तो देखो यहाँ कुछ बना ही हुआ है, इसको हम समझा देते हैं आपको। सोडियम का एक चार्ज होता है, मैंने बताया कार्बोनेट का 2 चार्ज होता है, इसको इसके साथ एक्सचेंज किया जाएगा। अब देखो ये जो 2 चार्ज आपको दिख रहा है कार्बोनेट का, ये इसमें आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ 2 आ जाएगा और CO3 वैसे रह जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है? 3 होता है, मैंने आपको बना के दिखाया, 3 ही हो जाएगा। सल्फेट SO4, इसका 2 आयंस होते हैं, तो देखो 2 जो है ना, ये 2 वाला चार्ज ये एल्युमिनियम में चला जाएगा, और 3 जो दिख रहा है यहाँ पे, और ध्यान रखना ये सल्फेट जो 3 लिखेगा ये Al2 और SO4, लेकिन ये हॉल लगेगा, हॉल 3, ठीक है ना। Al2 और SO4 का हॉल 3 यहाँ पे लग जाएगा। उसी तरीके से अमोनियम सल्फेट की अगर बात करें तो NH4, अमोनिया का एक चार्ज होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, पॉजिटिव में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सल्फेट का 2 होता है, तो इसका चार्ज इसमें चला जाएगा, इसका चार्ज इसमें चला जाएगा, तो NH4 होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 2 है इसका, और यहाँ पे SO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का 2 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड का 1। और यहाँ पे एक बच्चा ध्यान रखना, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम का 2 चार्ज होता है पता ही है, और इसका 1 चार्ज होता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Mg तो लिखाएगा और OH भी लिखाएगा, लेकिन ऐसे करके 2 नहीं लिखेंगे, इसको होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप देख रहे हो होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरत, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, अ ग्रुप ऑफ अगर बात करें जो लिखा हुआ 6.022 into 10 power 23, ये पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ मोल, दैट अ सब्सटेंस 1 मोल जो होता है वो 6.022 into 10 power 23 एटम्स होता है। 1 मोल जैसे हम लोग बात करते हैं 1 डजन, तो 1 दर्जन में जैसे मान लीजिए 12 पीस अगर हम लोग बात करते हैं, उसी तरीके से 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितना होता है? 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल जो ऑक्सीजन को होगा इसी के बराबर होगा जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है। 1 मोल ऑफ एटम्स, अगर कोई भी एटम्स है तो उसका इतना ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 है 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं। एलसीएस को रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैज मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, ठीक है। मोलर मास तो आपको मैंने बता दिया, द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज इक्वल टू 6.022 into 10 power 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स या सब्सटेंस। फिलहाल तो आपको इस वीडियो में ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टॉपिक है जैसे केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, और उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे ये मोल कॉन्सेप्ट, ये सबका सेपरेट वीडियोज है ना, कम समय के लिए आपको मैं बना के दूंगा समझने के लिए। मोलर मास ऑफ अगर HCl की बातें करें, जब मास ऑफ Hc मतलब हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन, आपको पता ही है HCl मतलब हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, दोनों के मास को जब जोड़ दिया गया तो पता ये 36.5 आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और क्लोरीन का 35 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे 36.5 ग्राम मोल, अगर हम मोलर मास के हिसाब से निकालते हैं तो। कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपको मोल्स निकालना होगा बच्चा, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो मोल का जो फॉर्मूला होता है इसको N से डिनोट किया जाता है, तो फॉर्मूला होगा गिवन मास बाय में मोलर मास, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ अगर मान लीजिए मोल्स अगर निकालते हैं पार्टिकल्स में अगर दिया हुआ है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये तो होगा, अब बाय में होगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर या एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको जरूरत है। हम आपको इस अगर बात करें डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि जो नया सिलेबस है उस नया सिलेबस के हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस है, इसमें जो न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस बनेगा मोल कॉन्सेप्ट का, जब हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बुक के हिसाब से टॉपिक था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको जहां तक समझ में आया है
प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी बात आपको कहाँ क्या डाउट हुआ है, कहाँ क्या समझ में नहीं है, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसीज निकालना, ठीक है ना, चार्ज निकालना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से बात यहाँ पे समझाया जाएगा। क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ इतना ही जो किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से मैंने इसने बात किया, ठीक है। थैंक यू।